In view of repayment of the grant, IPL carried out an impairment review of the plant on 31st December 19. Net annual cash flow for the remaining life. Net annual cash inflows for the remaining life of the plant have been estimated 90 million and 80 million for 20 and 21 respectively. ठीक है, जो उसकी कैश इनफ्लोस होंगी अगले सालों में वो ये उसने दे दी है. These cash inflows are net of, अब ये वो इम्पोर्टेंट बात है, are net of annual interest and maintenance cost of 80 million and 6 million respectively. अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जब फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करना होता है तो उसकी मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुए आपने उसके कैश फ्लोज को करना होता है प्रोजेक्ट, ना कि उसमें कोई अमेंडमेंट्स अगर हो रही हो तो उसके मुताबिक, ना ही आपने फाइनेंशियल कंपोनेंट यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपका एसेट खरीदने के लिए आपने लिया होता है लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हैं, ना ही उसको आपने माइनस करना होता है फ्यूचर कैश फ्लोज में. अब वो कह रहा है कि उसने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिटरमिन करने के लिए एक तो रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो लेस की है और दूसरा उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया 10 मिलियन का. अब इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस नहीं करना चाहिए था, लिहाजा आप उसको ऐड बैक करेंगे उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस के अंदर. इसलिए आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक होता हुआ नजर आ रहा है. ये यहाँ पर ऐड बैक किया है, ठीक है, ऐड बैक. और जो मेंटेनेंस आपने माइनस की हुई है वो दुरुस्त माइनस की हुई है, उसको एडजस्ट नहीं करना. अगर मैं ठीक तरीके से अभी नहीं समझा पाया तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं बात को, ये बहुत अहम बात है. देखिएगा, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं. ये आपका, इसको मैं एक अंदाज से समझाता हूं. ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है. इस रिपोर्टिंग डेट पर आपके पास एक एसेट पीपीई एसेट है, उसकी एक कंडीशन है, ठीक है, एक हालत है उसकी. आप उस हालत को you may improve its condition in the future and get बेटर कैश इनफ्लो. ये वाली बात समझ आती है? एक मशीन है, वो थोड़ी सी खस्ता हाल है, आप कहते हैं कि जी ये उसकी फ्यूचर डेट है जो उसकी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ है, आप कहते हैं ये एंड ऑफ यूजफुल लाइफ तक कितना बेनिफिट हमें देगा, कितनी कैश फ्लोज हमें देगा. तो उसको डिटरमिन करने के लिए आप जो कैश फ्लोज वर्कआउट करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको इम्प्रूव कर लें, फ्यूचर में कुछ थोड़ा सा खर्चा मजीद उसके ऊपर करें, अमेंडमेंट्स करें और फिर आप उसकी कैश फ्लोज लें. तो कहता है ये इम्प्रूवमेंट जो है इसके लिए आप यहाँ अमेंडमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर होता है, ठीक है. ओवरहॉलिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ओवरहॉलिंग.
ठीक है, एटसेट्रा। तो कहता है कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आपने उसकी कंडीशन वही रखनी है जो इस वक्त ईयर 0 पे आपकी कंडीशन है। जब आप फैसला कर रहे हैं जो कंडीशन उसकी इस वक्त है, उसी कंडीशन को देखते हुए आपने ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आप उसकी कैश फ्लोज लेनी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, सच एसेट was bought by using a loan amount or such asset was bought on lease। अब जब ये एसेट आपने लीज पर लिया होगा या लोन अमाउंट यूज की होगी इसके लिए, तो आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑन लीज। ठीक है, अब ये भी जो है वो कह रहा है कि ये उस एसेट के लिए नहीं है, बल्कि ये पेमेंट जो आप कर रहे हैं, ये कैश आउटफ्लो जो है, ये कर्जे के होने की वजह से। अगर एक एसेट आपने कर्जे से ना लिया होता तो आपको ये उस पे ना पे करना पड़ रहा होता। तो इसको भी आप फ्यूचर कैश फ्लोज में नहीं लेंगे। समझ आ रही है रोश? इसको फ्यूचर कैश फ्लो में नहीं लेंगे। तो क्या बात है, नोट अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, नोट फ्यूचर कैश फ्लोज for calculation of value in use shall not be impacted by the amount of amendments, cost and इंटरेस्ट एक्सपेंस। उससे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए उसका कोई भी। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, उसको रिवर्स कर। ये वो इंपॉर्टेंट नोट है। अब इस सवाल में उसने दो फ्यूचर कैश फ्लोज का जिक्र किया था कि जो उसने ये कैश फ्लोज ली हुई है 90 और 80 2020-2021 की, उनमें दो फ्यूचर पेमेंट्स मौजूद हैं। एक फ्यूचर पेमेंट जो रिपेयर मेंटेनेंस से मुतल्लक है, ये रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस है, ये अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, ये 6 मिलियन जो है ये आपने रेगुलर पे करना है, रेगुलर मेंटेनेंस है। ये जैसे ऑयलिंग लुब्रिकेशन होती है, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग होती है, सर्विस होती है, वो करनी है, तो तभी मोटरसाइकिल आपको जो होगी फ्यूचर कैश फ्लोज देगी ना। तो ये रेगुलर मेंटेनेंस है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ओवरहॉलिंग नहीं है। इसका माइनस होना बनता था, लेकिन इस 10 का माइनस होना नहीं बनता, क्योंकि ये 10 क्या है, ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आपने कर्जा लिया हुआ था इस एसेट को खरीदने के लिए, उससे मुताबिक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इसलिए ऐड बैक किया। बताओ बेटे, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका? यस सर।
और अगर 6 बिलियन अमेंडमेंट यस होता हम फिर भी और अगर 6 बिलियन हाँ अमेंडमेंट बेटे, होता हम उसके फिर साथ भी वही उसको सलूक ऐड ना करते। जो हमने इंटरेस्ट के साथ सलूक किया, अगर वो अमेंडमेंट्स का होता 6 बिलियन। 6 बिलियन अमेंडमेंट का होता फिर हम उसको ऐड करते हैं। 6 बिलियन अमेंडमेंट का होता फिर हम उसको ऐड करते हम। ये माइनस हुए में है ना, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट का लफ्ज प्लस माइनस दोनों के लिए आता है। आपने कैश फ्लोज मालूम करने के लिए, ये नेट एनुअल कैश फ्लोज मालूम करने के लिए आपने इनको माइनस किया होगा ना, क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लोज है ना बेटे। यस सर, हमने इनको माइनस किया था, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ यस सर, हमने इनको माइनस किया था, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अमेंडमेंट किए हो तो उसका मतलब है वो हम कॉस्ट हाँ वापस ऐड बैक कर देंगे। वापस अगर डाल हमने देंगे माइनस वो की भी। है तो उसको भी ऐड बैक कर देंगे। ओके सर, क्लियर। बात समझ आ गई है ना? ओके सर, क्लियर। यस सर। हाँ, ये हमने इस कैश फ्लो को मालूम Yes, करने के लिए sir. इसको लेस किया था, अब ऐड कर देंगे। ओके सर। गुड जी बच्चे जी। Okay, sir. कोई और सवाल मेरे किसी और बच्चे का? MCQs इसी शीट पर है। ये वाला बेटा देखो, मेटल लिमिटेड owns an item of plant which has a carrying amount of 248 as at first attained. It is depreciated at 12.5% on a reducing balance method. The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a slow decline in sales. ML has estimated that the plant will be retired on 31st March 17. Estimated net cash flows from the use of plant are as follows. Net cash flows ये दी हुई है, प्रेजेंट वर्कआउट की हुई है, 2,14,000 आपके पास इसकी जो है वो आती है वैल्यू इन यूज। ठीक है, ऑन 1st April दिस metric had yes मेरे ख्याल से मेटल कहना चाह रहा है, had an offer from a rival to purchase the plant for 200 million. At what value should the plant appear in metric? असल में वो मेटल ही कहना चाह रहा है in ML statement of financial on ये। अब यहाँ पर आप देखिए उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट आपने उसकी वर्कआउट की, यहाँ पर मैंने 217 वर्कआउट की हुई है, आप 248 में से डेप्रिसिएशन लेस कीजिए। 270 नहीं आती कैरिंग अमाउंट। इस 217 की कैरिंग अमाउंट को आपने ग्रेटर ऑफ दीज टू, आपकी 249 200 से कंपेयर कर रहे हैं जी। 200 फेयर वैल्यू लिखी हुई है और ये 214। आपने देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, उसको आपने यहाँ पर ले जाना। ठीक है, तो अब आपने देखा कि रिकवरेबल अमाउंट 214 है, कैरिंग अमाउंट ये है, तो बैलेंस शीट में कितने पर लिखेंगे आप? जो उसकी आप रिकवरेबल अमाउंट है जो कम है, बाकी इंपेयर हो गया। ठीक है ना, इसका रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए ना क्या है, फॉलो किया इस बात को। आपने इन दोनों को कंपेयर किया और इनमें से ये आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट लेस है, आपने उसको देखा रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से लेस है, लिहाजा ये 214 आपकी जो है वो अब कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। इतने पे आप उसको फॉलोड जी बच्चों जी। कोई और बातचीत पूछने की? नो सर, क्लियर है। चले वंडरफुल। तो अब्बास का क्वेश्चन जो है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट है 100%, ये IAS 36। अब आप पास पेपर से इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कल बल्कि मैं आप लोगों का एक टेस्ट ले रहा हूँ जिसमें IAS 36 भी मौजूद होगा, 16 भी मौजूद होगा और कोई और छोटी मोटी चीजें होंगी उसमें। ठीक है, इसलिए आप पास पेपर से कम कुछ 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर सॉल्व कर लें, अदरवाइज कल का टेस्ट आपका काबू नहीं आएगा। सर मिक्स वाला होगा मिक्स या अलग अलग? मिक्स वाला, ठीक है, मिक्स वाला। ठीक है,
चलो ओके, थैंक यू। सर पास्ट पेपर ICAP की वेबसाइट से ढूंढ के निकालने को आई कैप की वेबसाइट से उठाएं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका लें, वही सब टीचर्स ने उन्हीं को फॉलो किया होगा, ठीक है, बाकी बुक्स में भी वही फॉलो हुआ है। ओके, इसलिए आप डायरेक्टली आई कैप की वेबसाइट से ही तमाम इंफॉर्मेशन को पिक करें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।